प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान। और लंबी तमहीद बांधने की ज़रूरत नहीं है। पेट्रोल महंगा होकर 145 रुपये फ़ी लीटर हो गया है। आवाम का ख्याल है कि उनकी कुव्वत ख़रीद इतनी है नहीं कि वो ये पेट्रोल अफोर्ड कर सकें। प्राइम मिनिस्टर कंपैरिजन करके बार बार बता रहे हैं कि दुनिया में कीमतें क्या हैं, भारत में क्या हैं, बांग्लादेश में क्या हैं। आज भी उन्होंने कहा, अपनी तकरीर में भी उन्होंने यही कहा था। अपोजिशन इसको झूठ का पलंदा करार दे रही है और कह रही है कि IMF की शराइत को मान लिया गया है। और मैं इस पर हम तफसील से आज गुफ्तगू करेंगे कि महंगाई का इम्पैक्ट जो है वो आवाम पर किस तरह से आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या वजूहात हैं और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का इस पर नुक्ता नज़र क्या है। प्रोग्राम में सबसे पहले मेरे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, आपका शुक्रिया, खुशामदीद। मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड का एक क्लिप सुनवाना चाहता हूँ एहसन इकबाल साहब का, ताकि आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। वो कह रहे हैं ये सब झूठा, आलमी मार्केट की कीमतों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, पेट्रोल जो बढ़ाया गया है। यानी बार बार जो वज़रा और वज़ीर आज़म कंपैरिजन कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। एहसन इकबाल साहब क्या कह रहे हैं, सुन लीजिएगा ज़रा। जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है, इसका किसी भी सूरत आलमी मंडियों में कीमतों में इजाफे से ताल्लुक नहीं है, कोई तनासुब नहीं है। 2018 में तेल की आलमी कीमत औसतन तकरीबन $65 थी। 2021 में तेल की औसत कीमत आलमी मंडी में $67 रही है। इस अरसे में तेल की कीमत में सिर्फ $2 इजाफा हुआ है। ये तकरीबन 3% फर्क पड़ता है। इन 3 सालों में 66% इजाफा है। फवाद चौधरी साहब, एहसन इकबाल साहब के आर्गूमेंट और फिगर्स दोनों गलत हैं सर? जी, दोनों गलत हैं। इसलिए कि जो ये बात कर रहे हैं है, उसमें जो डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है वो शामिल नहीं कर रहे। इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस है, जिस तरीके से इंक्रीज हुई है $60 से, ये अब इस वक्त $83 के ऊपर पहुंच गई है। और इसीलिए आप देखते हैं कि ये जो एनर्जी का ये जो बहरान है या जो क्राइसिस है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। अभी तो हमें फायदा है ना कि हम जाके नेट के ऊपर सिर्फ डाल सकते हैं कि इंटरनेशनल और ऑयल प्राइसेस का कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि किस तरह से कीमतें बढ़ी हैं। हमने जो रिलीफ दिया लोगों को अब तक वो यही किया हमने कि जो 30 रुपए इन्होंने PMLN की गवर्नमेंट ने टैक्स रखा हुआ था, हमने उसको कम करके 4.5 रुपए तक भी लाए जी। और उसकी वजह से हमने 450 अरब रुपया गवर्नमेंट ने नुकसान उठाया पेट्रोल की कीमत ना बढ़ा के। अब हालात ये हैं कि इंटरनेशनली ये प्राइस ऊपर चली गई है। आपने जो इसके ऊपर अब टैक्स जो है वो अभी आप इससे कम नहीं कर सकते। तो ये कीमतें अभी भी रीजन में सबसे थोड़ी हैं और जाहिर है कि इसको हमें बढ़ाना पड़ा है और अभी भी ये सिलसिला अभी हमें नहीं पता कि ये कहाँ पे जाके रुकेगा। फवाद साहब, क्या ये दुरुस्त है कि IMF के दबाव की वजह से कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं? IMF का भी दबाव है। IMF भी कह रहे हैं कि आप रेवेन्यू में इजाफा करें और IMF में हमें इसलिए जाना पड़ा कि नून लीग की हुकूमत ने हमें तकरीबन $20 बिलियन की शॉर्टेज पे छोड़ के गए थे। और जाहिर है कि अब हमारे पास जो IMF का प्रोग्राम इसलिए लेना पड़ा आपको कि अगर आप IMF का प्रोग्राम नहीं लेंगे तो डॉलर फिर जो है वो वहाँ पे ऊपर चला जाएगा बहुत ज्यादा और आपके जो वसाइल हैं वो बहुत उनमें इजाफा हो जाएगा। जाहिर है फिर आपको IMF भी लेना पड़ा। तो इसलिए आपको ये भी सही है कि वो भी रेवेन्यू में इजाफा करना भी मकसूद। फवाद जो साहब, अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमें 500 अरब रुपए पहली छमाही में हमने ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है और उन्होंने कहा कि ये खुशाइंद है और अगर ये सूरत हाल आइंदा भी रहती है तो हम मजीद आवाम को रिलीफ देंगे। वो 120 अरब का जो पैकेज अनाउंस कर रहे थे उस पर बात कर रहे थे। तो अब ये 120 अरब रुपया ये 500 रुपये हमने ज़्यादा इकट्ठा किया है, इसमें से रिलीफ नहीं दिया जा सकता था पेट्रोल पर आवाम को? नहीं दिया जा सकता ना। तकरीबन हमारा जो टारगेट है वो 6 खरब रुपया इकट्ठा करना है और अभी जो है हमने 5.8 खरब रुपया इकट्ठा करना है। अभी हमने जो पैसे पहली तिमाही में, ये सही है कि हमने तकरीबन 280 बिलियन ज्यादा इकट्ठे हुए हैं मुख्तलिफ जो इस वक्त इकदाम हुए हैं उनके नतीजे में। लेकिन अभी भी हमारा जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं हम सिर्फ उनके ऊपर है और ये आखिर में हम जाके देखेंगे कि IMF से हम जब बाहर, अभी इसमें जो अगर पेट्रोलियम की मद में अगर हम ये 600 अरब रुपया हमारा बनता था जो जमा होना है जो 30 रुपए के ऊपर, अब उसमें कितनी कमी की जा सकती है वो भी देखना पड़ेगा क्योंकि हम बहुत कम नहीं कर सकते। ये भी नहीं है ना प्रॉब्लम, ये एक तरफ हमारे पास टैक्सेस नहीं है, एक्सपोर्ट हमारी कम है, हमने इंडस्ट्री तो 10 साल 12 सालों में तबाह बर्बाद कर दी। अभी तो शुक्र है कि एग्रीकल्चर रिवाइव हो गई है 3 सालों में और इस साल आपने जो कपास पैदा हुई है उससे एक हमें फायदा होगा कि 700-800 मिलियन
डॉलर जो है वो हमें कम कपास बरामद करनी पड़ेगी। उसके साथ जो हमारा चीनी का इस दफा एक बम्पर क्रॉप हो गई है, बीट की बम्पर क्रॉप हो गई है, अदरवाइज हमारे मसाइल में बड़ा इजाफा हो जाता। अभी एग्रीकल्चर रिवाइव हो गई है, इंडस्ट्री रिवाइव हो रही है, तो देखते हैं कि अगले 6-8 महीने में इंशाल्लाह। फवाद साहब, ये दो तीन हफ्ते पहले एक समरी प्राइम मिनिस्टर ने ये बल्कि एक एडवाइस मांगी थी कि जो मोटरसाइकिल वाले हैं या रिक्शा सवार हैं उनको सब्सिडी देने के लिए कोई मंसूबा बनाया जाए। क्या कोई काबिल अमल मंसूबा ज़ेर गौर है? ये जो कल हमने रिलीफ पैकेज पीएम साहब ने जो अनाउंस किया है, जो हमारा एहसास प्रोग्राम, ये इसमें जो सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसके अंदर डाटा काफी जमा हो गया और ये इसमें ऐप जो है वो कंट्रोल करती है। क्योंकि देखें ना, अब आप मोटरसाइकिल को नेट से आप कहते हैं कि जी हम 1 लीटर या 2 लीटर पेट्रोल देंगे सब्सिडाइज, ठीक, वहां पे वो तेल जो है वो मोटरसाइकिल तक कैसे पहुंचे, हाँ, ये क्वेश्चन है। अब उसको वो निज़ाम बनाने के लिए ये जो अभी एहसास ऐप है, इस पे काम हो रहा है कि ये हम इसको यूज कर सकें को सब्सिडी देने के लिए। आमदनी के लोगों को तो ये महंगाई के असरात से बचाया है और इंशाल्लाह ये भी और ये जो तेल है उससे भी हम कम आमदनी के लोगों तो हम बचा लेंगे। हाँ फवाद साहब, जैसे ही महंगाई पेट्रोल बढ़ता है, पिछली मरतबा भी हमने देखा तो अपोजिशन ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। आज भी शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन के रहनुमाओं से रब्ता किए हैं, मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया, बिलावल से रब्ता किया है और पीपल्स पार्टी ने तो पिछली मरतबा महंगा हुआ था तो पूरी रैलियाँ निकालना शुरू कर दी थी। सिंध भर में उन्होंने रैलियाँ भी निकाली हैं। तो आप समझते हैं कि अपोजिशन यानी महंगाई का जो इम्पैक्ट है अवाम को ज़्यादा मुतहर्रिक कर रही है अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ, और वाकई लोग महंगाई से तो परेशान हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि अपोजिशन जाहिर है महंगाई वगैरह के ऊपर उनका एक नैरेटिव होगा और होना भी चाहिए अपोजिशन का। जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि उनका काम भी है कि वो तनकीद करें और नजर रखें, लेकिन दुनिया में जब आप जो हैं मीडिया के लोग जब अपोजिशन को करें तो दुनिया में तो अपोजिशन ऑल्टरनेटिव प्लान भी देती है ना, कि ये प्लान, ये महंगाई जो हो रही है, ये इंटरनेशनली ये हालात है, इस महंगाई का ताल्लुक इन फैक्टर से है और ये फैसले हुकूमत के गलत है, हमारा अल्टरनेटिव प्लान क्या है। अब सिर्फ ये मसलन आप देखिए कि सिंध हुकूमत जो है वो किसके खिलाफ मुजाहरा कर रही है। अगर वहाँ पे इस वक्त 380 रुपये, 320 रुपये के करीब, जो पहले 380 था, आज कह रहे हैं शायद 320 है, लेकिन जो आटे की कीमत है वो कराची में ज्यादा है इस वक्त बाकी पूरे मुल्क से जी। इसी तरीके से चीनी जो है वहाँ पे 150 रुपए तक भी पहुंच गई है, बाकी मुल्क में इतनी नहीं है। इसी तरीके से बाकी चीजें हैं। तो सिंध गवर्नमेंट ने तो खुद कंट्रोल, 18वीं तरमीम ने जो बेड़ा गर्क किया मुल्क की एक सारे मामलात का, उनमें ये भी शामिल है। तो वो सिंध हुकूमत अपने इकदाम करे, लेकिन मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट होगी कि जब भी मीडिया तनकीद हुकूमत के ऊपर तो करता है और करनी भी चाहिए, लेकिन अपोजिशन के साथ जब आप बैठे तो उन्हें कहें आपका अल्टरनेटिव प्लान किधर है जो आपने देना था। सही है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब प्रोग्राम करने के लिए। मेरे साथ निहाल हाशमी साहब मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। आजिज धामरा साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये आपने निहाल हाशमी साहब सुन लिया ना, वो कह रहे हैं एहसन इकबाल साहब का कि फिगर्स गलत हैं और आर्गूमेंट भी गलत है, और वो इसलिए गलत है कि ये डॉलर की कीमत बढ़ी है और उसकी वजह तो वो कई दफ़ा पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए मैंने आज उनसे सवाल नहीं किया कि डॉलर की का यहाँ तक बढ़ना इसलिए हुआ है कि पिछली हुकूमतों की पॉलिसीज ठीक नहीं थी। तो अब उनका मानना यह है कि आप पेट्रोल, ये जो डॉलर की का बढ़ना और रुपए का गिरना है, इसको तो आप अपने एनालिसिस में शामिल ही नहीं कर रहे, इसलिए आपका एनालिसिस गलत है। ये सबसे पहले तो अपने वजीर आजम से पूछ लें कि हिंदुस्तान में पेट्रोल 103 रुपए का है, उन्होंने कहा बांग्लादेश में 200 का है। उनकी करेंसी भी देखें और फिर देखें, बांग्लादेश में 200 का नहीं है, वो 100 समथिंग का है जी। और मैं तारीख के झरोकों में पेट्रोल में लेके जाना चाहता हूं। जब पेट्रोल $137 पर बैरल था तो पीपल्स पार्टी ने उस जमाने में बेचा था 106 रुपए पर लीटर, और जब हमारे जमाने में पेट्रोल 116 से 117 पर लीटर बैरल था, तो मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में पेट्रोल 113 रुपए जी। डॉलर का फर्क था ना, वो ये कह रहे हैं कि डॉलर उस वक्त 100 रुपए का था, 102 रुपए का था। सुन तो लेना सर, सुन तो लें जी। अब मुझे लग रहा है असद साहब कि मुझे आपको ही फवाद समझना पड़ेगा। नहीं, मैं सवाल तो रखूंगा ना आपके सामने निहाल हाशमी साहब। सवाल हम गवर्नमेंट नहीं है असद साहब जी,
जवाबदेह गवर्नमेंट है, हम नहीं है। जवाबदेह गवर्नमेंट है जो चोरी कर रही है। वो नदीम बाबर का जो वो स्कैम था वो पकड़ा गया। जब पेट्रोल 35 से $40 पर बैरल था तो यहां से पेट्रोल नापैद हो चुका था और लोगों को कहा जा रहा था हॉपटन जाके खरीदें। तो इनको एहसास नहीं एलएनजी का, जब सस्ते थे तो वो नहीं ले रहे थे, आज महंगे ले रहे हैं और एलएनजी मिल नहीं रहा है। तो जनाब हमें इनसे ये क्या आप चाहते हैं कि हम इनको फूल के गुलदस्ते पेश करें कि हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने अभी ये एक तस्लीम बार किया है, पेट्रोल अगर महंगा हो जाए, फवाद चौधरी साहब ने तस्लीम किया कि आईएमएफ की शराइत में भी शामिल था कि पेट्रोल महंगा किया जाए। आईएमएफ पाकिस्तान का मालिक नहीं है। आईएमएफ को हमने वोट नहीं दिया। आईएमएफ इस मुल्क में वजीर आजम नहीं है। आईएमएफ नहीं है तो आईएमएफ को आप ना बताया करें। आप बताएं फवाद चौधरी साहब, आपको तो फ्री में पेट्रोल मिलता है ना, आपका घर का बिजली फ्री है। आप चूंकि मिनिस्टर हैं, आपको 30 लीटर पेट्रोल मिलता है, ड्राइवर आपका फ्री। आईएमएफ के कंधे पर रख के फायर ना करें। आप बताएं, हमें रहतों से गिला नहीं, हमें तेरी रहबरी का सवाल है। आईएमएफ में कौन लेके गया, कौन लेके आया आईएमएफ के स्टेट बैंक बाकर को, चलें शाहिद सत्तार साहब से मुझे पूछने दें, फिरोरिया साहब से भी अपने लोगों को। राइट जी, शाहिद सत्तार साहब, ये पेट्रोल जो हुकूमत ने बढ़ाया है ये मजबूरी है, ये इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था, बढ़ाना ही था हुकूमत को, या कोई रास्ता था? शायद सत्तार साहब, मैं अर्ज करता हूं कि अभी निहाल हाशमी साहब या जो भी साहब थे जो ये फरमा रहे थे सब गलत। आई एम नॉट एनी पार्टी विद पीटीआई, पीपल्स पार्टी ऑफ PMLN, लेकिन जो असलियत है उसको कैसे आप चुटला सकते हैं? ये कहते हैं जी 103 रुपए लीटर है इंडिया में, वो 103 इंडियन रुपए है जी। ये क्यों नहीं बताते? वैसे 103 नहीं 115 इंडियन रुपए है आज का रेट जी। 115 इंडियन रुपए। तो ये क्यों नहीं सच्ची बात करते? ये क्यों झूठ करके उसको स्पिन डॉक्टरिंग करते हैं? बाकी रहा ये कि जी देखें सारी दुनिया में तेल की कीमत बढ़ी है, सिर्फ साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा आपके साथ कोई मामला नहीं। आप मुझे झूठा ना कहें, फिर मैं ऐसा करूंगा कि फिर आप आपके पास वापस इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट and I do not tell any you lie. are no and you not. said me कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। how you can say like that? You are that because you just said it. nor you are any expert of any field. अच्छा चलें प्लीज झगड़े में जाने की बजाय शायद सत्तार साहब ये कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि जब पाकिस्तानी रुपए में उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो 242 रुपए लीटर ही बनता है। ये आप नहीं पूरा सच नहीं बता रहे। शायद सत्तार साहब का कहने का मतलब ये। जी शायद सत्तार साहब अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। बाकी रहा ये कि जी IMF में जाना नहीं जाना, ये मतलब गवर्नमेंट में क्या नहीं होता था। ये आई हैव वर्कड विद ऑल दीज गवर्नमेंट, मुझे पता है अंदर से सब एक जैसे हैं। और बाकी रहा ये कि इसमें करप्शन कहाँ से होगी जी, करप्शन होगी और ये हो गया और वो हो गया। देयर इज नो सच थिंग। और I am not a PTI supporter and certainly not allied with any party. लेकिन झूठ मैं नहीं बोलता जी। And as far as the country goes कि जी इसमें क्या हल है, इस चीज से दो हल है। एक तो ये मिनिमम वेज बढ़ाएं, दूसरा हल ये है कि कंजर्वेशन मेथड से अप्लाई करें ताकि लोगों का पेट्रोल और गैस कम लगे, जिससे बिल कम आए और उनकी जो खर्चा है वो उसमें ना बढ़े उतना। हमारे यहाँ जो एक यूनिट ऑफ जो GDP है उसमें ऊपर जितना तेल या लगता है वो इंडिया से 1.5 गुना ज्यादा है, वो बांग्लादेश से 1.5 गुना ज्यादा है। ठीक। हम वी आर इनएफिशिएंट इन यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज। अगर हम उनमें एफिशिएंसी भी ले आए इसी वजह से कि जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसमें क्या बुराई? सही। तो ये चीजें करने वाली हैं एंड वी शुड डू दैट। मिनिमम वेज भी बढ़ाएं और एफिशिएंसी भी लाएं। प्राइम मिनिस्टर ने जो कंपैरिजन किया है, मैं ज़रा सुनवाई देता हूँ, फिर अभी डिबेट हुई है तो ज़रा सुन लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया की और बांग्लादेश की प्राइसेस के बारे में क्या कह रहे हैं पेट्रोल के हवाले से। आज हिंदुस्तान में वैसे वहां भी शोर मचा हुआ है, लेकिन वहां लीटर पेट्रोल 250 रुपए का है, बांग्लादेश में 200 रुपए का है, पाकिस्तान में अब 144 रुपए का है, सबसे कम है। जो मुल्क पेट्रोल जिधर अपनी जमीन से नहीं निकलता तेल, उसके अलावा जो मुल्क इंपोर्ट करते हैं तेल, जिस तरह बाकी हिंदुस्तान, बांग्लादेश, हम उसमें से सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल आज पाकिस्तान में है।
फैक्चुअली क्या ये बात ठीक है औरिया साहब कि वैसे तो 115 रुपए का अगर वहां पर मिल रहा है और उसको आप पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करें क्योंकि वहां की करेंसी जो है वो मुस्तहकम है, तो वो पाकिस्तानी रुपए में इतना ही बनता है जितना इमरान खान बता रहे हैं, तो फैक्ट तो शायद गलत नहीं है। तो आप किस तरह से देखते हैं इस दावे को औरिया साहब? नहीं, फैक्चुअली तो इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं और ये इंटरनेशनल क्राइसिस है और ये इस हिसाब से चलता है। हमने सारी जिंदगी ये होते देखा है, किसी हुकूमत के अंदर ये तप्पड़ जिसे कहता है वो नहीं होता कि इंटरनेशनल क्राइसिस जो हैं उनके साथ रगड़ सके, हमेशा से होता चला है और उसको ट्विस्ट नहीं करना चाहिए अपने पर्सनल की पब्लिक कंजम्पशन की बात है। आप इंडिया जाके देख लें, आपके 1 रुपए की कितनी वैल्यू है आपको खुद पता चल जाएगा। आप बांग्लादेश जाके देख लें, आपको कितने रुपए का पेट्रोल पड़ेगा। आप 200 रुपए 240 रुपए देंगे, 145 रुपए लेंगे, इंडिया से पेट्रोल खरीदेंगे। ये जमीन एक टिकट खरीदें, बांग्लादेश का विजिट करवा दे तमाम एमएनएस एमपीएस को। तो ये बहस गलत है। बहस बुनियादी तौर पर यह है कि हो क्यों रहा है और ये इंटरनेशनल क्राइसिस बन गया हुआ है। उसकी वजह कोई ये नहीं सोचता। मैंने एक पूरा कॉलम लिखा है इसके ऊपर कि आप सोचें कि बर्तानिया की और यूरोप की जो एनर्जी थी वो 40% विंड एनर्जी से होती थी। आपको पता है ये पूरी की पूरी नॉर्दर्न सी के ऊपर मिल्स लगी हुई थी। ठीक, आप उस नॉर्दर्न सी की जो मिल्स हैं वो उसमें अल्लाह ताला ने हवा बंद कर दी, हवा बंद हो चुकी है और आप उस वक्त वहां 10% एडम्बरा का जो कोल प्लांट खोला तो पता चला कि 2024 से पहले नहीं हो सकता। उन्होंने पेट्रोल खरीदना शुरू कर दिया, मार्केट का क्राइसिस आ गया। नॉर्वे के अंदर 1000 डैम हैं। अल्लाह तबारक तआला ने बारिश बरसाई, पहाड़ों के ऊपर नहीं बिछाई, जमीन पे बिछाई, डैम खुश्क हो गए हैं और वो हालत यह है कि वहां पर इस वक्त सिर्फ 10% के करीब एनर्जी आ रही है। ना नॉर्वे को मिल रही है, ना स्वीडन को मिल रही है, ना डेनमार्क को मिल रही है। वो क्राइसिस है, पैसे उनके पास हैं, वो पेट्रोल खरीदने दौड़े हैं और पेट्रोल की मार्केट बढ़ गई। ये है इंटरनेशनल क्राइसिस। इसमें कोई जहां मामला है वहां बात करो। वो मामला है आपकी कीमतों का जो बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोल का ताल्लुक क्या है टमाटर के साथ, सेब के साथ, आलू के साथ? पेट्रोल का ताल्लुक है तौर पर आपकी व्हीकल्स के साथ। आप उसका इस पे फैक्टर ये अजीबोगरीब मंतक है। ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ जाती है शायद जो टमाटर जिम्मेदार नहीं जिम्मेदार कितनी बढ़ जाएगी? आप 100 रुपया बढ़ जाएगी ना। 5 रुपए का टमाटर जो है वो डिफेंस में आके 50 रुपए में क्यों हो जाता है? मिडिल मैन की वजह से 4-4, 5 आप लाहौर शहर की जो उसकी मंडी है उसके साथ, उससे आप लाहौर आए, गुलबर्ग तक आए, आपको पता चल जाएगा कि बदामी बाग की मंडी में जो ग्रेप फ्रूट कितने का था और जहां कितने का था, वहां सब्जी कितने की थी। ये मिडिल मैन जो है ये गुज़श्ता 40 साल से स्ट्रांग हुआ है। ये बहुत बड़ा माफिया है। इस माफिया को अब बढ़ते बढ़ते जिन बन चुका हुआ है। इस जिन को कोई कंट्रोल नहीं करता। देखें पाकिस्तान में मसला पता क्या है? पाकिस्तान के टॉक शोज के अंदर और पाकिस्तान की मामलात के अंदर सीरियस डिस्कशन नहीं होती, लड़ाई होती है। मैं और आप सीरियस डिस्कशन नहीं करेंगे बैठ के यार इस मुल्क का हल क्या है, क्या मेरा मुल्क नहीं है? ठीक, क्या पाकिस्तान अपोजिशन का नहीं है? ठीक, क्या पाकिस्तान किसी और का नहीं है? सीरियस डिस्कशन करो कि भाई ये मामला क्या है। बिल्कुल सही है। और अभी फवाद चौधरी साहब भी ये कह रहे थे, फवाद चौधरी साहब कह रहे थे आजिज धामरा साहब कि ऑपोजिशन मुतबादल बताए ना, आए हमारे पास बैठे हमारे साथ और मुतबादल बताए कि आपने पेट्रोल गलत बढ़ाया, ये इसका मुतबादल था, इस पर अमल करें, और अगर अमल ना करें तो फिर औरिया साहब ने एक हल बताया। औरिया साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया। मिडिल मैन को निकालना या उसका जो फुटप्रिंट कम करना एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन उसको करने के लिए आपको बहुत बड़ी पॉलिटिकल विल चाहिए। सही, बिल्कुल सही है। आजिज धामरा साहब आपकी राय इस पर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें असदुल्ला, आपने मेरे ख्याल में निहाल हाशमी साहब को भी रोका कि आप जो है उस शख्स के बारे में बात ना करें जिसको आपने खुद प्रोग्राम में शामिल किया। इसलिए मैं थोड़ा सा टच जरूर दूंगा कि आपने आज उस शख्स को इस प्रोग्राम में शामिल किया जिसके ऊपर अपने ही वुज़रा का एतमाद नहीं है, जिसके ऊपर खुद जो अभी जो क्राइसिस हुआ, एक कमेटी बनी, उसको प्राइम मिनिस्टर ने अपने इजलास से बाहर निकाल दिया कि आपके बयानात जो है वो मैच नहीं करते जो ग्राउंड रियलिटी है। ये मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूं कि इसी शख्स के बारे में वो रिमार्क्स बने और ये पूरी कौम को पता है कि आपने उसी से ये रिमार्क्स मांगे थे जिसके बारे में निहाल हाशमी साहब ने भी बात की। मैं ज्यादा इस पर बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जैसे भी ओरेंट साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक है कि टमाटर की क्या मैच करती है पेट्रोल की कीमत से। जनाब आली, आज बदकिस्मती से
वही हुक्मरान हैं पाकिस्तान के अंदर जो इन्हीं सूरत हाल पे कहते थे कि हुक्मरान करप्ट है, चोर और डाकू है। तो आज की अपोजिशन मैच्योर है। आज की अपोजिशन, जैसे उन्होंने कहा ना कि कोई हल देना चाहिए कि क्या होना चाहिए, और अभी ये कहा गया कि एक माफिया है कि जो मंडी से लेके डिफेंस तक की प्राइसेस को बढ़ा देती है। और ये माफिया पंजाब में भी है, ये माफिया सिंध में भी है, ये माफिया केपी में भी है। इस जहां जिस पार्टी की हुकूमत है, इस माफिया को है ही निशाने पे। सर मैं सिंध तो है ही निशाने पे ना, जहां पर तो आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि सिंध में ये महंगाई है, बाकी जो है आप बाकी पाकिस्तान की बात नहीं हो रही कि बाकी सूबों में प्राइसेस जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में है। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब आप पेट्रोल महंगा करेंगे, जब वो मार्केट से चीज आएगी, अपने फार्मर जो लेके आएगा मार्केट में और मार्केट से फिर जाएगी बाजारों में, तो यही किराए बढ़ेंगे। और जब किराए बढ़ेंगे तो उन माफिया को मौका होता है कि चीज को महंगा करें। 150 रुपए, अभी आपके प्रोग्राम में फवाद चौधरी ने कहा है कि सिंध में 150 रुपए में चीनी बिक रही है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सस्ता ही है। और ये जो प्रोग्राम आपका देखा होगा इस्लामाबाद में बैठे हुए किसी गरीब, नहीं वो ये भी कह रहे हैं 1100 रुपए का थैला 20 किलो का मिलता है, लेकिन आपके यहाँ सिंध में 1400 रुपए का मिलता है। और इमरान इस्माइल साहब ने मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि महंगाई अगर गवर्नमेंट कह रही है कि सिर्फ सिंध में बढ़ी हुई है, तो इनको शर्म आनी चाहिए ये आर्गुमेंट देते हुए कि चीनी का रेट जो है वो कंट्रोल में है बाकी पाकिस्तान में। तो मेरे ख्याल में उन हुक्मरानों के लिए ये सवाल बड़ी शिद्दत से पेश आता है, शद्दमत से ये सवाल आता है कि जिन माफियाज के खिलाफ आपने इक्तदार में आने की बात की थी, जिनके लिए आपने कहा था कि इस मुल्क को मैं बंद कर दूंगा, आग लगा दूंगा और मैं बिजली के बिल जला दूंगा, और 1 रुपया पेट्रोल बढ़ेगा तो वजीर आजम चोर है, IMF के पास कोई गया तो वो भिखारी है। उस वजीर आजम से ये कौम का सवाल बनता है कि उन माफियाज के खिलाफ जो 40 सालों से बकौल आपके काम कर रही है, ये रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? ठीक। और जहां तक आप कहते हैं कि अपोजिशन के पास हल क्या है, तो पाकिस्तान की तारीख में यही अपोजिशन है। जब ये हुकूमत में आए थे 2018 में, नेशनल असेंबली के पहले इजलास में फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। अपोजिशन ने कहा था कि हम COD करने के लिए तैयार हैं मईशत पे। आपने कहा नहीं, हमारे पास अरस्तु वजीर खजाना मौजूद है, असद उमर, फिर आपने खुद तब्दील कर दिया। 5 वजीर खजाना आपने तब्दील इनवाइट कर रहे हैं ना, अपोजिशन ने तब्दील नहीं करवाया। कह रहे हैं हमने बादल बताएं नहीं, तो हमने तो ये झूठे हैं ना, इसकी क्या बात कर रहे हैं? मुनीब रहमान से पूछें कि ये क्या शख्स है, इनको तो वजीर आजम ने इजलास से उठा दिया था। किस शख्स की बात कर रहे हैं आप? ठीक, आपने सवाल किया अपोजिशन से, मैं आपको कह रहा हूं कि अपोजिशन ने डे फर्स्ट में पहले इजलास में कहा था कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और हमारे कारकुनान ने ये तनकीद की थी चेयरमैन मतलब हमारे ऊपर के आप पार्टी पॉलिसी चेंज करें। इमरान खान ने कदम बढ़ाया तो पीछे से PDM बना ली आपने। हमने कहा कि नहीं, PDM बनाई, हमने जलसे किए, हमने लॉकडाउन नहीं किया, मुल्क को हमने कोई किसी गाड़ी को आग नहीं लगाई। छोटा सा ब्रेक लेना है। इमरान खान साहब आलमी मतलब दुनिया भर में होने वाली जो महंगाई है उसका जिक्र कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है उसकी कीमतों में कितना कितना फर्क पड़ा है। तो प्राइम मिनिस्टर का ये आर्गूमेंट कितना ठीक है और इसका इंपैक्ट कितना आया है, जरा इस पर भी बात करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अब हमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। बैरिस्टर साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं, लेकिन मैं आगाज़ करना चाहूँगा निहाल हाशमी साहब आपसे, और मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट जो आज उन्होंने गुफ्तगू की है, और उन्होंने बताया कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें महंगी हैं और अगर वो महंगी हुई हैं तो पाकिस्तान पर उसका इम्पैक्ट आना ही था। प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, सुनिए। पहले पेट्रोल की कीमत, तेल की कीमत नीचे चली गई, और अब पिछले 3 महीने में तेल दुगना हो गया, $45 से अब पहुंच गए $85 पे। जब तेल महंगा होता है सब कुछ महंगा होता है। फिर जो दुनिया में फ्रेट है, यानी जो किश्तियों के ऊपर जो सामान आता है, उसमें 350% का इजाफा हो गया, महंगा मजीद महंगा हो गया। और फिर जो पाकिस्तान चीजें बाहर से मंगवाता है, मसलन तेल, फिर बिजली, आधी बिजली तेल पे चलती है, वो महंगी। फिर जो हम घी मंगवाते हैं, वो बाहर से जो तेल आता है, जो पाम ऑयल है, वो दुगना हो गया। दालें 70% बाहर से मंगवाते हैं, वो दुगनी हो गई। तो जब ये सारी दुनिया में जो महंगाई हुई, वो जाहिर है पाकिस्तान इसी
दुनिया में है, कोई आसमान में तो नहीं है, तो इसका हमें भी असर होना था। निहाल हाशमी साहब, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं तेल दुनिया में महंगा हुआ, फ्रेट महंगा हो गया और 350 गुना महंगा हुआ, पाम ऑयल महंगा हो गया जो हम बाहर से मंगवाते हैं, जाहिर है उसकी वजह से यहाँ पर महंगा हुआ, और फिर दालें 70% बाहर से मंगवाते हैं, और बुनियादी तौर पर ये वो चीज़ें हैं जिनमें हमें ज़्यादा महंगाई देखने में आई है। तो प्राइम मिनिस्टर के ये दावे गलत हैं निहाल हाशमी साहब? गलत नहीं है तो मुझे कोई कॉमेडियन का कोई स्टेटमेंट लग रहा था। भाई बात यह है, जब पेट्रोल सस्ता हुआ था तो इन्होंने सस्ता किया था? नहीं किया था ना। और हमारे दौर में तो मैंने आपको बताया $120 से ऊपर चला गया था पर बैरल। ये तो अभी 85-80 पे गया है। हमारे दौर में तो इससे 1.5 गुना ज्यादा गया था। पीपल्स पार्टी के दौर में और ज्यादा चला गया था। मैं कभी भी 20 से ऊपर नहीं टपा है। तो क्या अंडा मुर्गियों ने देना बंद कर दिया है? क्या नवाज शरीफ के अहकामात से मुर्गी अंडा देंगी, या इमरान खान ने तो कट्टे दिए थे और मुर्गे दिए थे और अंडे दिए थे? क्या टूथपेस्ट महंगा हो गया है? क्या यहाँ पे गंदुम जो है वो अब हमारी जो खेत है वो उगाना छोड़ दिया है? क्या चावल उगाना छोड़ दिया है? क्या सब्जी, टिंडे, भिंडी, आलू, प्याज, मिर्चे, धनिया, पुदीना सब उगना बंद हो गया है? तो ये एक जहालत की बात है। हमने आपको वोट इसलिए दिया था, इससे बदतरीन हालात हमें भी मिलते रहे, मगर नवाज शरीफ की टीम और इसाक डार साहब को मैनेज करना मालूम था। और देखिए, ये बात करने से पहले शर्म आनी चाहिए हर उस आदमी को। बात यह नदीम बाबर के, मैंने नहीं, FIA ने इंक्वायरी की, कमीशन ने इंक्वायरी की। उन्होंने कहा इसमें स्कैम है, और 1 रुपया 2 रुपया का नहीं, सैकड़ों बिलियन का। क्या उसको पकड़ा? ये तो मैंने नहीं कहा, FIA ने कहा। क्या इन्होंने चीनी स्कैम जो FIA कमीशन ने रिपोर्ट दी, क्या उसको पकड़ा? क्या उसको पकड़ा जिसने दवाई महंगी की थी? ये पाम ऑयल या एडिबल ऑयल, हमें पता है कि 160 था हमारे वक्त में, आज 300 प्लस कर चुका है। हमें हर चीज का पता है। क्या पाकिस्तान के खेतों ने गंदुम उगाना छोड़ दिया? क्या पाकिस्तान के मैदानों में सब्जी उगना खत्म हो गया? क्या पाकिस्तान में जो पोल्ट्री फार्म है वहां में मुर्गियां बच्चे देना बंद कर गई, अंडा नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है? तो इस तरह का जोक है। ये एक न्यू टर्न पॉलिसी पे चलते हैं, इनका अपना कोई इन्होंने IMF को पाकिस्तान ठेके में दिया हुआ है। तो ये आदमी से क्या बात करना है? हम और हमसे अगर जवाब कोई तलब करता है, आप हमसे पूछे हमारे दौर में कितने का था आटा, हमारे दौर में चीनी कितने का था, हमारे दौर में मिर्च कितने की थी, हमारे दौर में एडिबल ऑयल कितने का था। हमसे हमारे दौर का पूछे कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, जब इसाक मगर वो हुकूमत तो आपसे कह रही है ना कि आप उनके दौर में तजावीज दें। आप अपने दौर में कब तक जिएंगे? इनका दौर चल रहा है, इनके दौर में तजावीज दें कि हालात नहीं। इनको देखिए, मैं असद भाई आपको एक बात, इन्होंने कहा कि हम जब शहबाज साहब ने कहा आओ मिसाक के जमहूरियत को, इन्होंने कहा मैं हाथ भी नहीं मिलाऊंगा। तो जनाब, मैं अपील करूंगा शहबाज साहब से भी और तमाम अपोजिशन पार्टी से कि इस पाकिस्तान के मईशत के कातिल से हाथ मत मिलाना। ये गरीबों के पेट पे लात मारने वाला आदमी, ये करप्ट आदमी से हाथ मत मिलाना। महंगाई की बात है, अब अगली इलेक्शन होगी, अच्छा आदमी आएगा। सही है अली जफर साहब, महंगाई की एक वजह जो प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं वो भी होगी, लेकिन साथ में करप्शन भी महंगाई की एक वजह है। अभी निहाल हाशमी साहब ने कहा मेस मैनेजमेंट महंगाई की एक वजह है, फिर गवर्नेंस जो है ये भी महंगाई की एक वजह है। अभी मिडिल मैन की बात कर रहे थे और ये साहब के 4-5 मिडिल मैन है। एक टमाटर मार्केट से जब मार्केट में पहुंचता है खेतों से लेकर, तो 5 मिडिल मैन है जो महंगाई का कर रहे हैं। फिर प्राइस कंट्रोल कमेटियां हुकूमत की काम नहीं कर रहे हैं, वहां पे भी महंगाई हुई है। तो कुछ हुकूमत की खुद भी जिम्मेदारी लेती है इस महंगाई की, या सारी जिम्मेदारी इंटरनेशनल मार्केट में पड़ने वाली महंगाई पर डालती है? देखिए, जहाँ तक तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे इसको बयान किया और एक्सप्लेन किया, और मैं बहुत इकोनॉमिक्स का मैं उस पर बिल्कुल यकीन रखता हूँ कि जब पेट्रोल की प्राइसेस की आप बात करते हैं तो यकीनी तौर पे वो डिपेंड करता है कि बैनुल अक़वामी प्राइसेस क्या है, और जब बैनुल अक़वामी प्राइसेस इंक्रीज करते हैं, वो जाते हैं, तो फिर पेट्रोल की कीमत क्योंकि हम खरीद रहे हैं तो हमको वो खरीदने के मुताबिक ही अपनी पेट्रोल की जो कंजम्पशन है करनी है, और उसकी प्राइस के मुताबिक ही बेचना है, आगे उसको फराहम करना है बाकी पॉपुलेशन को। तो जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो यकीनी तौर पे बाकी सारी कीमतें, क्योंकि हर चीज़ डिपेंड करती है, बिजली के प्राइस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्शन आपकी जो फूड प्रोडक्शन है वो उस पर डिपेंड करती है, तो उसने तो यकीनी तौर पे इंक्रीज करना है। अब इस किस्म की सिचुएशन में हुकूमत का क्या काम है और अपोजिशन का क्या काम जी? अपोजिशन का काम है कि वो जरूर तनकीद करें, लेकिन साथ साथ
सजेशन करें, साथ साथ कुछ तजवीज़ दें कि जी अगर हम होते तो हम ये उसमें अली जफर साहब जो ऑपोजिशन के दो रहनुमा हमारे साथ शरीक हैं वो कहते हैं जब हमने ये आपको ऑफर दी थी कि आइए मिसाके मईशत करते हैं तो इमरान खान साहब ने इसको गवारा नहीं किया था कि वो ऑपोजिशन को साथ बिठाए, तो अब वो कैसे हमें इनवाइट कर रहे हैं? मैं इन्वाइटेशन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि वैसे भी कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज होनी चाहिए ऑपोजिशन की। इन्विटेशन की जरूरत नहीं होती है हुकूमत के लिए। आप ऑपोजिशन में हैं तो आपका फर्ज है कि पार्लियामेंट में या वैसे अपनी जो आपकी जमात है उसके अंदर आप कोई पॉलिसी पेपर तो बनाएं। मैं हर अपने दोस्त जो ऑपोजिशन में हैं ठीक उनसे पूछता हूं कि अच्छा आप बताइए कैसे मैनेज करें। रहते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन आप ये मुझे बताइए कि अगर आप होते तो क्या करते। ठीक, आपने कोई पॉलिसी पेपर बनाया है? आप किसी भी पार्लियामेंट्री जमहूरियत में देखें तो ऑपोजिशन जब होती है वो कहती है नहीं आप ये वाले एक्शन लें, ये नेशनल इंटरेस्ट में एक्शन है, क्योंकि इवेंचुअली हर पार्टी का मकसद ये होता है कि वो अवाम को सहूलियात फराहम करे। तो अगर आपके पास सजेशन नहीं है, सिर्फ तनकीद ही नहीं है, तो फिर आपकी बात सुनने का फायदा नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत जो है, जब आपकी ये पोजीशन है जहाँ पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं, चीजें उसकी वजह से महंगी हो रही हैं, तो हमने क्या सजेस्ट किया है, हमने सबसे पहले कहा है कि हम एहसास राशन को प्रोग्राम लेंगे जी। और इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि कम से कम उसके तहत 20 मिलियन फैमिलीज जो पाकिस्तान की हैं उनको हम जो जरूरी अशियात हैं वो सब्सिडाइज रेट पे दें। उससे अंदाजा हमारा ये है कि तकरीबन 50% से ज्यादा पॉपुलेशन को फायदा होगा, तकरीबन 130 मिलियन लोगों को फायदा होगा, ये अंदाजा है। और उसके अलावा हम सब्सिडी देने की भी कर रहे हैं, फैसिलिटीज हम अवेलेबल कर रहे हैं। ठीक है, स्टोर्स में उनको हमने नाम दिया है। ठीक है, चलें, ये इसमें बहुत सारे सवालात जो है ना अली जफर साहब ये इंतजामी हवाले से उठ रहे हैं कि ये कैसे होगा, इसका इम्पैक्ट वाकई आएगा या नहीं आएगा। तो मेरा ख्याल है औरिया साहब इसको बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। औरिया साहब, ये जो यहाँ पर आएगा मामला इंतजामी तौर पर कि कैसे हुकूमत इसको इम्प्लीमेंट करेगी, वाकई उन लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, या ये फिर बहुत सारी स्कीमें हमने माजी में देखी अपोजिशन की जमातों की तरफ से भी, इस हुकूमत की भी कई स्कीमें फेल हो गई। मिसाल के तौर पर अभी मुर्गियों को कट्टों का जिक्र हो रहा था, वो लोगों को 1200 रुपये में 5 मुर्गियाँ दी गई कि पालो और इससे घर चलाओ। वो लोग 1200 की मुर्गियाँ खरीदते हैं और खा लेते हैं, और वो लोग खरीदते हैं जो साहिब हैसियत और खाने की नीयत से खरीदते हैं, तो वो फ्लॉप हो गई स्कीम। तो ये कैसे कामयाब होगा प्रोजेक्ट? देखिए, 1947 से पहले ये जो मगरबी पाकिस्तान है, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, ये जो वेस्ट पंजाब का जो इलाका था, ये पूरे बर्रे सगीर को आटा, दालें, चावल, सब्जियां सब कुछ फराहम करता था। पूरे बंगाल तक जाती थी, सारी चीजें नीचे तक जाती थी। ये क्या हुआ इस मुल्क को? देखिए, बात सीरियस करनी चाहिए। गुज़श्ता तकरीबन 40-50 साल से पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर का सत्यानाश करके पाकिस्तान को एक ट्रेडर्स का मुल्क बना दिया गया। इंडस्ट्रियल को भी सेक्टर को खत्म कर, जुल्फकार अली भुट्टो से यह काम शुरू हुआ है। और आज हालत यह है कि दालें आप बाहर से मंगवा रहे हैं। वो जो पूरे इंडिया को गंदम देता था, वो गंदम आप बाहर से मंगवा रहे हैं। जो आज के दिन का क्राइसिस नहीं है भाई, ये कब का क्राइसिस है? ये उस जमाने का क्राइसिस है जब आपने पाकिस्तान अपनी बूम पे था पूरी दुनिया में, आपने सारे के सारे सरमायादारों को नेशनलाइज कर दिया। आपने कहा फुटो यहां से निकलो, हम यहां सोशलिज्म लेके आ रहे हैं, तबाह कर दिया। जब वो सोशलिज्म का सत्यानाश करके आपने ब्यूरोक्रेट को मिलें पकड़ाई, ब्यूरोक्रेट ने आटा औने पौने दामों वो बेच दी। फिर आप आ गया ट्रेडर्स, आपने कहा हाल रोड का ताजर बहुत अच्छा है, हमें चाहे इंडस्ट्री की जरूरत क्या है, हमें गंदम उगाने की क्या जरूरत है। इधर से जो गंदम अपनी बाहर बेचेंगे, बाहर से गंदम अंदर लेके आएंगे, जिम्मेदार को पैसे ना मिले, खत्म हो गया। चीन से हमने जूता खरीदना शुरू किया, जूता खत्म हो गया। अब जहां से सस्ती कोई चीज मिलती थी वहां से खरीदो, यहां लाके बेचो, तो जेब में पैसे खड़े करो, क्या जरूरत है यहाँ के खेतों में मेहनत करने की। ये इतना बड़ा क्राइसिस है जिसमें सबको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। ये क्राइसिस बहुत सख्त है। जो भी आप इस दुनिया में तबसरे देख लें, जो सूरत हाल बन रही है वो इतनी आसान नहीं है इसको हल किया जाए।
इस मुल्क को गुज़श्ता 50 साल के अरसे में बाखास मकसदियत के तहत तबाह बर्बाद किया गया है। आप दुनिया में मुझे को बताएं कौन सा ऐसा मुल्क है कि जिसके अंदर 50% ऑफ द जीडीपी से ज्यादा लोन हो और वो सर्वाइव किया हो? जी, कौन सा ऐसा मुल्क है? एक सवाल, आप बड़े अच्छा, तो मुझे तो अच्छा लगता है कर्जा लेके हम बेटे की शादियां भी कर लेते हैं, हम एक घर भी बना लेते हैं, खत्म, औलाद को विरसे में मैं दे जाऊं कर्जा, औलाद क्या करेगी? सही है, करेगी, बिल्कुल सही है। कुछ दिन गालियां निकालेगी और फिर उनको घर बार बिल्कुल सही चीजों की तरफ पॉइंट आउट किया। और ये साहब आपने, और अभी जो अली जफर साहब ने कहा, मैं इसका जवाब लेना चाहूंगा। अली जफर साहब ने कहा कि ऑपोजिशन के पास क्या पॉलिसी है, चलिए हमें ना दीजिए, कोई मीडिया को दे दें, पार्लियामेंट में रखें, कहीं तो आपकी पॉलिसी सामने आए। तो क्या ऑपोजिशन ने, पीपल्स पार्टी ने कोई पॉलिसी बनाई है इकोनॉमिक पॉलिसी? क्या आज अगर वो बैठे तो वो पॉलिसी लेकर आए कि अगर हम होते तो इस मामले का ऐसे हल करते? कोई पेपर के ऊपर कोई चीज मौजूद है? मैं धामरा साहब एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, इसका जवाब दीजिएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। धामरा साहब, ये आपने कोई पॉलिसी बनाई है? अभी अली जफर साहब कह रहे हैं कि आप तनकीद कर रहे हैं, बस आपके पास अपनी कोई पॉलिसी है कि आप होते तो इस महंगाई के मसले को कैसे टैकल करते? देखिए, अली जफर साहब के लिए मुझे बहुत ही ज़ाती एहतराम है, एक पढ़े लिखे शख्स हैं, मगर एक ऐसी पार्टी और हुकूमत में फंस गए हैं बेचारे कि अब वो खुद भी सोच रहे होंगे कि हम कह क्या रहे हैं और आपका जो मेन रोल है वो होना क्या चाहिए था। पहले तो मैं अली जफर साहब से ये पूछूंगा कि आपकी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है कि आप अपोजिशन के साथ बैठेंगे, या इन टॉक शो में सिर्फ 4 मिनट की गुफ्तगू का जो मौका मिलता है अपोजिशन को, आप वो तवक्कुल रखते हैं कि आपको अपोजिशन पॉलिसी दे? मैं अली जफर साहब से कहूंगा कि इस बात का जवाब दीजिएगा कि जब इस में वही बात कहने वाला था कि अली जफर साहब जो एक पढ़े लिखे शख्स है ना, कानून के भी और पार्लियामेंट में भी वो बैठे हैं अभी, आप अपने वज़ीर आज़म से पूछें कि जब आपको अपोजिशन की जानिब से ये ऑफर हुई थी तो क्यों आपने ठुकरा दिया था और कहा कि मेरे अरस्तू 100 दिन में ये सारे मामला को कंट्रोल करेंगे। और अली जफर साहब, ये आप कंपेयर करें, आपके मौजूदा दौर के अंदर मुल्क के अंदर कोई ऐसा क्राइसिस नहीं है सिवाय आपकी हुकूमत की नालायकी के, क्योंकि आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है। तो इस मसले को कैसे टैकल करते हैं? एक दूसरे के खिलाफ बयानात देते हैं। हम ये होते तो हम ये कंपेयर करें कि जब हम हुकूमत में थे तो वहां पर दहशतगर्दी क्या थी मुल्क में, तो उस वक्त क्या पाकिस्तान इस दुनिया का हिस्सा नहीं था? जैसे भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि पाकिस्तान इस दुनिया का हिस्सा है या बाहर का हिस्सा है, तो उस वक्त हम किस तरह कंट्रोल करते थे जब ये सूरत हाल थी कि कोई मजमा नहीं लगता था, रॉकेट लॉन्चर आपका पीछा करते थे, आदम्बू करते हुए दहशतगर्द अपनी कौम को तीतरों की तरह मारते फिरते थे। इससे इकोनॉमी और ज्यादा पीछे आ रही थी। ये पॉलिसी थी कि हमने आपकी जो महंगाई है उससे कंपेयर करें पाकिस्तान के, पुराने पाकिस्तान की महंगाई को, और उस वक्त के क्राइसिस को भी तराजू लेके, इंसाफ की तराजू को लेके तोलें कि आज आपके पास क्या क्राइसिस है। क्या आपके खिलाफ अपोजिशन ने धरने दिए? क्या मुल्क में अल्लाह माफ करे ऐसी कोई दहशतगर्दी की लहर है जिसने आपको ये चैलेंज किया है कि सवात में पाकिस्तान का झंडा नहीं लगेगा? आप तो एक धरने से जो मुआहिदा करते हैं वो करते हैं रात को, आपके एक वजीर एक बयान देता है, अगला वजीर अगला बयान देता है, तो आपकी जब पॉलिसी नहीं है तो आप अपोजिशन से क्या पॉलिसी डिमांड करते हैं? अमली है मईशत को कंट्रोल करने के लिए कोई पॉलिसी अगर है और वो हमारे पास है, हमारे पास है, क्यों नहीं लेकर आते? असदुल्ला हमारे पास है, मैं इनकी पॉलिसी जानना चाहता हूं। मगर देंगे नहीं आप जी। हमारी जो मईशत की कुंजी है इसाक डार साहब हैं। जब हम जब हम 60 बिलियन डॉलर भी लेके आए, यहाँ पे बिजली घर भी लगाया, मोटरवे भी बनाया, मेट्रो बस भी बनाया, आटा भी 30 रुपए पे था, हमने चीनी भी 55 रुपए पे थी, पेट्रोल भी 60 रुपए पे था, रोजगार भी दे रहे थे, सड़कें भी बना रहे थे, हालात ठीक थे।
लोग खुदकशियां नहीं कर रहे थे, लोग सड़कों पे नहीं निकल गए, लोग बद्दुआएं नहीं दे रहे। बुलाएं ना उन्हें, सर सागदार साहब आए इस बेहतर था। मसले को और हल हम करने के लिए अपनी खदमात पेश करें, यहाँ पर आके तजावीज़ नहीं, इनके दें। लिए क्यों आए? पार्लियामेंट में बैठे, आप जो तब्दीली ला रहे थे ना, डॉक्यूमेंट ये लेके आए तब्दीली, ये तब्दीली लेके आए। जो लोग लेके आए उनसे भी पूछेगी कौम, और जो बैठे हुए उनसे भी पूछेगी कौम कि ये क्या तब्दीली है। अजाब वाली बात है। ये कहते हैं रिलीफ पैकेज देंगे, ये लोगों को रिलीफ नहीं देते, लोगों को तकलीफ देते हैं, जलील करने वाली पैकेज देते हैं। और ये बहुत बड़ा स्कैम है। 7 लाख दुकानों में जो ये सब्सिडी देंगे, इससे बड़ा स्कैंडल कोई नहीं होगा। आप सस्ती रोटी जैसा साबित होगा। अपने कारकुनों को कहेंगे जाओ खाओ कमाओ लूटो। सस्ती रोटी की तरह इसका मुस्तकबिल होगा। ये हर चीज में यूटर्न लेना, बिल्कुल वैसे ही मुस्तकबिल होगा, बड़ा भयानक मुस्तकबिल होगा। क्योंकि नहीं, आप देखें सस्ती रोटी हमने दी है, चैनल पे चल रहा है कि बिजली भी बढ़ गई। ठीक है, बिजली महंगी करेंगे, हमने तो बिजली घर बना के दे दिया भाई। सस्ती रोटी बात कर रहे हैं, हो गई दवाई आज हो गई निहाल भाई, हो गई कर रहा है 5 गुना चैनल पे चल रहा है कि हो गई। ठीक है। और यह साहब बस अल्लाह ही रहम करे। चले, मैं अली जफर साहब ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास हल है मगर हम बताएंगे नहीं, और आप हमें चूंकि हमारे साथ सलूक अच्छा नहीं करते। नहीं बताएंगे नहीं, मैंने ये नहीं कहा असदुल्ला, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा इनकी पॉलिसी क्या है, हम पार्लियामेंट में बात कहाँ करेंगे जी। मुख्तसर सर, इनकी पॉलिसी है कि 5 वजीर खजाना बदल गया। इनकी पोजीशन ये है कि इनका वजीर स्टेट बैंक जो है बाहर का है, वजीर खजाना जो बाहर का है, इनकी आधी कैबिनेट जो है बाहर की सारे। मगर आपके जो एक्सपर्ट्स हैं वो बाहर जाके बैठ गए, वापस आने के लिए तैयार नहीं है। सागदार साहब आप वापस नहीं आना चाहते, यहाँ पर आके कंट्रीब्यूट करें, सेमिनार्स करें, लोगों से बातचीत करें, उनको बताएं ये हल है, इकोनॉमिस्टों के साथ बैठें, अपनी खदमात पेश करें, लेकिन वो नहीं कर रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। तमाम मेहमानों को शुक्रिया।